नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सामने आ रही ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक असम के सिलचर शहर से सीरीबाम के रास्ते खाने पीने का सामान लेकर इम्फाल जा रहे एक ट्रक को बुधवार सुबह संदिग्ध चरमपंथियों ने आग लगा दी। यह घटना सीरीबाम शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर तामेंगलोंग के तौसेम थाना क्षेत्र की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल हाईवे 37 से कई ट्रक आवश्यक सामान लेकर इम्फाल की तरफ जा रहे थे। तभी कुछ हथियारबंद लोगों ने लहंगनोम गांव और ओल्ड कैंफुडई गांव के बीच फायरिंग कर ट्रकों को रोकने की कोशिश की और बाद में एक ट्रक को आग लगा दी। इस घटना की पुष्टि करते हुए तामेंगलोंग जिला पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह घटना बुधवार सुबह करीब 6 बजे की है। चावल, प्याज और आलू सहित आवश्यक वस्तुओं से लदे करीब 8 ट्रक सीरीबाम के रास्ते नेशनल हाईवे 37 पर नोनी की ओर जा रहे थे। तभी अज्ञात हथियारबंद उग्रवादियों ने फायरिंग कर वाहनों को रोक लिया और एक ट्रक में आग लगा दी। हालांकि बाकी के ट्रक मौके से किसी तरह सुरक्षित निकल गए। वहीं अब पुलिस की टीम अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। आपको बता दें कि मणिपुर में बीते एक महीने में खासकर सीरीबाम जिले में हिंसा की 1 दर्जन घटनाएं सामने आई हैं। बीते सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 संदिग्ध उग्रवादियों की मौत की घटना के बाद से जिले में कर्फ्यू है और 6 लोग लापता हैं। अब ऐसी तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 अतिरिक्त कंपनियों को मणिपुर रवाना कर दिया है। इन कंपनियों में सीआरपीएफ और बीएसएफ के लगभग 2400 जवान शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगातार खराब हो रही कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए तत्काल प्रभाव से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की टुकड़ियों को तैनात करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक फैक्स संदेश से भेजे गए आदेश में कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ की 20 अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा जा रहा है। मणिपुर सरकार से अनुरोध है कि वह संबंधित सुरक्षा बलों के साथ परामर्श करके विस्तृत तैनाती योजना तैयार करे। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। इस बीच मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कानपुर के सीसामऊ में कहा कि जो पढ़े लिखे नौजवान नौकरी मांगने आए हैं उन पर लाठी चला रहे हैं। वो पढ़ाई की मेज छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनकी मांगे जायज़ हैं। अभ्यर्थियों की मांग सरकार को माननी चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार को प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा एक दिन और एक ही शिफ्ट में कराई जाए। इसके साथ ही वो नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू होने का भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल यूपीएससी ने 5 नवंबर को नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया कि पीसीएस प्री एग्जाम 7 और 8 नवंबर को 2 शिफ्ट में होगा और एआरओ एग्जाम 22 और 23 दिसंबर को 3 शिफ्ट में होगा। अभ्यर्थी अब आयोग के इसी फैसले का विरोध कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चेन्नई में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर पर चाकू से हमला हुआ है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एम्स दिल्ली के डॉक्टर सुरंकर दत्ता ने कहा कि भारत में डॉक्टरों पर होने वाले हमले बढ़ रहे हैं। हमें पता चला कि उन्हें कम से कम 7 बार चाकू घोंपा गया और उनकी हालत गंभीर है। वे अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूप में हम तमिलनाडु आरडीए यानी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ पूर्ण समर्थन में हैं। उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया था और हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। हमें जानकारी मिली है कि वे सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और अगर यह बातचीत सफल रही तो हड़ताल वापस ली जा सकती है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 400 सीटें इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उनकी नज़र भारत के संविधान पर थी। एक चुनावी रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को लगा कि भाजपा लोकतंत्र पर हमला करना चाहती है और इसीलिए वे एकजुट हो गए। शरद पवार ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए 400 सीटें मांग रहे थे। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि किसी पार्टी के लिए 300 से 350 सीटें अच्छा बहुमत माना जाता है। हमने थोड़ा गहराई से सोचा और पाया कि उन्हें 400 सांसद इसीलिए चाहिए थे क्योंकि उनकी नज़र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए भारत के संविधान पर थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की टीडीपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के खिलाफ 680 नोटिस जारी किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पार्टी के पास सोशल मीडिया कार्यकर्ता होते हैं, न केवल पार्टियों के पास बल्कि आम तौर पर आपके पास लाखों लोग होते हैं जो सोशल मीडिया कार्यकर्ता होते हैं। आप क्यों कहते हैं कि पीएम मोदी के इतने सारे फॉलोअर्स हैं? इसी तरह हर पार्टी के पास फॉलोअर्स होते हैं और फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी मैनेज करते हैं। जगन रेड्डी ने कहा कि लेकिन आपके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है सिर्फ इसीलिए कि आप अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, आप सरकार से सवाल करते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र बच जाएगा? केरल की वायनाड लोकसभा सीट जहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहली बार चुनाव लड़ा है, वहां बुधवार को हुए उपचुनाव में पिछले चुनावों के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा। चुनाव आयोग के अनुसार करीब 65% वोटिंग हुई। यह अप्रैल में हुए चुनावों में दर्ज की गई करीब 74% वोटिंग से कम है और इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था तब यह 80% से अधिक था। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस शहरी नक्सलियों के चुंगल में है और भारत को विभाजित करने वाले तत्वों के हाथों की कठपुतली बन गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिरडी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने महाविकास अघाड़ी पर विकास परियोजनाओं पर ब्रेक लगाने का भी आरोप लगाया और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए महायुति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाविकास अघाड़ी को अनाड़ी और अपरिपक्व गठबंधन करार दिया और इसकी तुलना बिना स्टीयरिंग और पहियों वाले वाहन से की, जिसमें दिशा और स्पष्ट नीति दोनों का अभाव है। वाशिम और ठाणे में जनसभाओं में बोलते हुए सीएम योगी ने एमवीए पर आंतरिक सत्ता संघर्ष और विभाजनकारी एजेंडे से प्रेरित होने का भी आरोप लगाया और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकीकृत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने कहा है कि अब वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ भी पोस्ट नहीं करेगा। द गार्डियन ने कहा कि हम अपने आधिकारिक एडिटोरियल अकाउंट से एक्स पर पोस्ट करना बंद कर रहे हैं, लेकिन एक्स का इस्तेमाल करने वाले हमारी रिपोर्ट साझा कर सकते हैं। इसके अलावा गार्डियन ने यह भी कहा कि उसके रिपोर्टर खबरें इकट्ठा करने के लिए एक्स का उपयोग कर सकेंगे। इस फैसले का कारण बताते हुए द गार्डियन ने लिखा कि हमें लगता है कि अब एक्स पर नकारात्मकता ज्यादा है। हम अपनी पत्रकारिता को और बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार ने बताया कि वे इस बारे में लंबे समय से विचार कर रहे थे क्योंकि एक्स पर अक्सर परेशान करने वाले कंटेंट पाए जाते हैं। इसमें अति दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडा और नक्सलवाद से जुड़े कंटेंट भी शामिल हैं। दी गार्डियन के मुताबिक अमेरिकी चुनाव ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि एक्स एक टॉक्सिक प्लेटफॉर्म है और इसके मालिक एलन मस्क राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।